मित्रों, आज जिस विषय की चर्चा करूंगा वो है मुग़लों का पतन अर्थात डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। कल हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने भारत पर किस तरह से विजय प्राप्त की, उसकी एक समरी हमने पेश की थी। और आज हम जो है उसकी डिटेल में चलेंगे कि इस मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मित्रों, यहाँ पर एक दो बातें स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी भी साम्राज्य के पतन के अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो ही कारण होते हैं, एक उसके आंतरिक और दूसरा बाह्य कारण। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन में भी ये दो कारण अत्यधिक प्रभावी रहे और बाह्य कारण उतना प्रभावी नहीं रहे जितना आंतरिक कारण इसके डिसइंटीग्रेशन यानी पतन में प्रभावी रहे। तो आज उन्हीं पर एक एक डिटेल करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए मित्रों, तो जब मुग़ल साम्राज्य जिस टाइम पर अपने सर्वोत्तम शिखर पर था, चाहे वो अकबर का काल हो या शाहजहाँ का काल हो, तो उस टाइम पर या औरंगजेब का काल हो, तो ये अपने समय पर उच्चता पर संस्कृति के मामले में, सेना के मामले में और उपलब्धियों के मामले में अन्य समकालीन साम्राज्यों से बहुत आगे था। मुग़ल साम्राज्य की चकाचौंध बड़े बड़े साम्राज्य को जो है झुका देती थी। और लेकिन अगर देखा जाए कालांतर में, तो जो इनके जो है विलासी भोगी विलासी टाइप के जो राजा हुए, जिन्होंने सिर्फ संकीर्ण स्वार्थता को, अपनी भोग विलास को राष्ट्र के लिए या देश या जनता के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपने पर ही सब कुछ न्यौछावर करते रहे, तो कहीं ना कहीं इस तरह इस पतन का कारण बना। और मित्रों, सबसे बड़ी खोखली बात तब साबित हुई, मुग़ल साम्राज्य का पोल तब खुल गया जब 1737 में बाजीराव प्रथम 500 सैनिक लेकर के दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है और मुग़ल साम्राज्य को रौंद देता है। तब इनकी पोल आउट हुई। और दूसरा, 2 वर्ष बाद 1739 में जब नादिर शाह अफ़गानी शासक भारत पर आक्रमण करता है, तब जा कर के पूरी जो मुग़ल साम्राज्य की जो खोखली पोल थी, जो इनकी आंतरिक कमजोरी थी, वो सब कुछ आउट हो जाती है। तो इस तरह से एक समरी मैंने पेश की मित्रों। अब मैं इसके डिटेल में चल रहा हूँ, एक एक कहानी बताता हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगा लेटर मुग़ल एम्पायर, जितने उत्तरवर्ती मुग़ल शासक हुए हैं, इन मुग़ल शासकों में एक एक कहानी बताते हुए चलूँगा। और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आज के बाद मुग़ल पतन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो निश्चित आप कर पाएंगे। बहुत आसान भाषा में मैं इसे बताने का प्रयास करूँगा। मित्रों, अगर देखा जाए तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के बाद में उसके औरंगजेब के 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, तो जो मोहम्मद मुअज्जम थे ये सबसे बड़े थे। शाह आलम के नाम उपनाम भी इनका था। तो इन तीनों में सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो जाता है और मोहम्मद मुअज्जम जो है मोहम्मद आजम और कामबख्श, इन दोनों को पराजित कर देता है और इनकी हत्या कर देता है। अगर देखा जाए तो मोहम्मद आजम को वो जून 1707 में ही पराजित करके जजाओ के स्थान पर उनकी हत्या कर देता है। और बचे कामबख्श, तो कामबख्श को हैदराबाद में 1709 में मोहम्मद मुअज्जम जो है मार देता है। तो इस प्रकार से अपने दोनों भाइयों का विनाश करके औरंगजेब के उत्तराधिकारी मोहम्मद मुअज्जम अपनी कुर्सी को प्राप्त कर पाते हैं। और मित्रों, जब ये मोहम्मद मुअज्जम यानी कि जो ये हमारा बहादुर शाह प्रथम जिसने उपाधि धारण की, जब ये कुर्सी पर बैठा सत्ता संभालता है, तो ये बूढ़ा हो चुका था, इसकी उम्र 63 वर्ष की हो चुकी थी। अब मित्रों, आप स्वयं ही सोचिए कि जब शासक इतना कमज़ोर है, बुढ़ा हो चुका, तो अब वो राज्य सत्ता जहाँ पर विदेशी आक्रांता इतने हैं, षड्यंत्र इतने ज़्यादा चल रहे हैं, वहाँ पर वो कहीं ना नाकामयाब रहा बहादुर शाह। और सबसे बड़ी नाकामयाबी जो इसकी रही वो ये रही कि सक्रिय नेता के रूप में ये काम नहीं कर पाया। आज भी विश्लेषक इस बात पर चौंकते हैं कि जब बहादुर शाह प्रथम कुर्सी को प्राप्त करता है, मुग़ल शासक बनता है, तो उसने अपनी जो नीतियाँ अपनाई वो बड़ी ही सहिष्णु नीति थी, बड़ी शिथिल नीति थी। अब इतिहासकार लोग इस मामले पर विचलित हैं थोड़ा सा कि जो बहादुर शाह प्रथम ने नीति अपनाई सहिष्णुता की, ये सोची समझी नीति थी या फिर जो है उसकी कायरता का एक परिचय था। क्योंकि जो 1789 से शिवाजी के पौत्र साहू जी
औरंगजेब के कब्जे में थे, मुगलों के कैद में थे। बहादुर शाह प्रथम उनके जैसे शासक बना, तुरंत ही उस साहू को रिहा कर देता है और महाराष्ट्र जाने का आदेश दे देता है। तो मित्रों, ये जो मराठों से संधि करना और मराठों से जो घोर दुश्मनी थी मुगल साम्राज्य की, उनके एक वंशज को यानी साहू जी को ये रिहा कर देता है। तो इसका मतलब यही है कि भाई कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को देखते हुए और ये अब सहिष्णुता की नीति अपना रहा है बहादुर शाह प्रथम। एक तो ये काम इसने किया, मराठों से अच्छा संबंध बना लिया, और दूसरा इन्होंने राजपूत राजाओं से जितने भी औरंगजेब ने राज्य जो उनके जीते थे, बहादुर शाह प्रथम उन्हें वापसी दे देता है और राजपूत राजाओं से भी संधि कर लेता है। इसने सब कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन मित्रों यहाँ पर ये फेल हो जाता है। सिखों से इसकी बात नहीं बन पाती है दोस्ती, क्योंकि बंदा अल बहादुर नाम का एक सिखों का नेता था, तो उसने पंजाब में मुसलमानों के प्रति विद्रोह कर दिया, और जिससे इसको जो है बहादुर शाह प्रथम को मजबूर होकर उससे युद्ध करना पड़ा, और लोहागढ़ की स्थान पर, वहीं पंजाब में लोहागढ़ नाम की जगह पर जो है इस बंदा बहादुर को पराजित कर पाते हैं मुगल सम्राट। तो इस तरह से मित्रों कहानी चलती रहती है। इसकी नीतियाँ थोड़ी बहुत अच्छी हैं, ये कि यही औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ही एक ऐसा सम्राट हुआ है। बहुत सारे एक लेखक तो कहते हैं, सर सिडनी ओवन इनका नाम है, कि वो कहते हैं कि बस केवल ये ध्यान रखिएगा कि सर सिडनी ओवन का ये स्टेटमेंट है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, बाकी तो सब कठपुतली होकर के आते हैं। तो मित्रों कहानी इस तरह से होती है कि 1712 में साथ में कुर्सी पर बैठता है, और 1712 में इस बहादुर शाह प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, अब इनकी मृत्यु के बाद जो घटना होती है वो आपको चकाचौंध करके रख देगी। मोहम्मद, इनकी जो ये मुअज्जम साहब थे बहादुर शाह प्रथम, इनकी मृत्यु के बाद में इनके 4 पुत्रों में इतना घनघोर युद्ध हुआ। एक 4 पुत्रों का मित्रों पहले नाम बताता हूँ। एक का नाम जहांदार शाह था, दूसरे का नाम जहान शाह था, तीसरे का नाम रफ़ी-उस-शान था, और चौथे का नाम अजीम-उस-शान था। तो जहांदार शाह, जहान शाह, अजीम-उस-शान और रफ़ी-उस-शान, इस प्रकार इनके 4 पुत्र थे मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के। और मित्रों जब इन चारों पुत्रों में इस तरह से युद्ध होता है कि इस बहादुर शाह प्रथम की जो लाश थी वो 1 महीने तक रखी रह गई, और इन चारों पुत्रों ने जब पहले उत्तराधिकार के युद्ध को निपटा लिया, उसके बाद इन्होंने जाकर के उसकी लाश को दफन किया। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी कि जहाँ पर पिता की लाश पड़ी है और 4 बेटे जो है आपस में उत्तराधिकार के मामले को लेकर के युद्ध कर रहे हैं। मित्रों यहाँ पर एक प्रश्न क्लियर कर देना चाहता हूँ। यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि मुग़ल साम्राज्य की जो सेना थी, अभी हाल में ही एक प्रश्न पूछा था मल्टीपल चॉइस में कि मुग़ल सेना एक सैनिक सेना थी, पहला स्टेटमेंट ये था, और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि मुग़ल सेना जो है, जो मुग़ल साम्राज्य था वो अपना उत्तराधिकारी स्वयं पहले नियुक्त कर देते थे, या फिर ऐसा भी प्रश्न उन्होंने पूछा है कि उनका उत्तराधिकार जो मतलब ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त होता था। तो मित्रों पहला स्टेटमेंट तो सही है कि मुग़ल सेना बिल्कुल सैनिक, मतलब मुग़ल साम्राज्य सैनिक साम्राज्य था, क्योंकि सेना पर ही वो आधारित थे। लेकिन दूसरा प्रश्न अगर देखा जाए तो इनके यहाँ उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। आप देख ही रहे हो कि उत्तराधिकार के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाए। तो खैर मित्रों, बहादुर शाह जो प्रथम था उसकी लाश को 1 माह के बाद दफन किया जाता है, और उस दरबार में, मुग़ल सम्राट के दरबार में एक वैसे 4 दल होते थे, वहाँ पर दल रहते थे। एक ईरानी दल था, तुरानी दल था, तीसरा अफ़गानी था और चौथा हिंदुस्तानी दल था। तो ईरानी दल का एक नेता था जुल्फ़िकार खां, उसकी थोड़ी सी चलती थी। तो जुल्फ़िकार खां की मदद से जहांदार शाह, इन चारों पुत्रों के युद्ध में जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से इस कुर्सी को हासिल कर लेता है, और जहांदार शाह जो है वो बन जाता है राजा। अब चूँकि जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां के प्रति कृतज्ञ था मित्रों, कृतज्ञ तो रहेगा ही, चूँकि उन्होंने ही 3 भाइयों को हरा करके जुल्फ़िकार ने और इसको कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें जो अजीम-उस-शान थे, वो 4 भाई थे, तो जहांदार शाह तो कुर्सी पर पाए, लेकिन अजीम-उस-शान का एक पुत्र था, फर्रुख सियार उसका नाम था। वो फर्रुख सियार जो है
उसने सैयद बंधु जो हिंदुस्तानी, मैंने कहा 4 दल वहाँ पर थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तो ईरानी में तो जुल्फ़िकार खां हो गया, जिसकी सहायता से जहांदार शाह सम्राट की कुर्सी पाता है। अब अजीमुस्तान का बेटा फर्रुखसियार वो दूसरे दल यानी कि हिंदुस्तानी दल के सैयद बंधुओं से मिल जाता है, और चूंकि ये सैयद बंधु भी अपने आप में काफ़ी पावरफुल थे, तो इनकी सहायता से फर्रुखसियार जो है सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को चुनौती देता है, और 10-11 महीने तक वो जहांदार शाह अपने शासन को चला पाता है। 1712 से 1713 तक। 1713 में फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी, और फिर फर्रुखसियार इस कुर्सी पर काबिज हो गया। वैसे मित्रों, अगर देखा जाए तो इन सभी राजाओं जो पीछे आ रहे हैं, इनका उपनाम भी है। जैसे मोहम्मद शाह को जो है साहेब बेखबर कहते थे, जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा गया है, और ये जो फर्रुखसियार तीसरा जिस शासक की मैं बात कर रहा हूँ, इसे घृणित कायर कहा जाता है। इतिहास के व्याख्याकार ऐसे ही इसका नाम देते हैं। तो मित्रों, फर्रुखसियार सैयद बंधुओं की सहायता से बैठ तो गया, लेकिन फर्रुखसियार ने ये सोचा कि किसी तरह से मैं अगर इन जो है सैयद बंधुओं के जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ा है, बोझ बने पड़े हैं, इनको अगर मैं निकाल फेंकूं तो हमारे लिए ठीक होगा, नहीं तो किसी दिन ये हमें भी हरा करके, हमें भी मार करके किसी और को कुर्सी पर बैठा देंगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने इन सैयद बंधुओं को मारने और हराने की कोशिश की फर्रुखसियार ने, लेकिन वो किसी भी उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ये सैयद बंधु इतने समझदार थे, इतने महान थे। इनकी आगे मैं कहानी बताऊंगा कि अगर भारत में ये सैयद बंधु का ही हिसाब किताब होता तो इतिहासकार कहते हैं कि आज भारत की स्थिति कुछ और होती। चूँकि ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे, बहुत पुराने समय से ही हिंदुस्तान में इनके पिताजी रह रहे थे, तो इन्होंने देश के प्रति जो काम किया है वो लगभग ठीक किया है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। खैर हम तो उस टाइम पर रहे नहीं कि हम जानते हैं। तो फर्रुखसियार ने इन दोनों को जो है मारने के लिए जो है अपनी व्यवस्था बनाई, एक षड्यंत्र रचा। लेकिन समस्या ये थी कि सैयद बंधु इतने चालाक थे कि उन्होंने जब देखा कि फर्रुखसियार हमारा शासक ही हमारे खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने तुरंत जाकर के मराठों से दोस्ती कर ली, और मराठों की सहायता से फर्रुखसियार को भी 1719 में कुर्सी से उतार फेंका, और कुल मिलाकर के इसका भी वध कर दिया मराठों की सहायता से, और इसका गला 1719 में घोंट दिया जाता है। तो इस तरह से ये भी कुर्सी से उतर गया मित्रों, मर गया। लेकिन इसके बारे में 2 कहानियां हैं, 2 घटनाएं हैं, ये एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस में हमेशा पूछ ली जाती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। पहला तो ये है कि 1717 में फर्रुखसियार ने जो है अंग्रेज़ों को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में व्यापार करने की अनुमति दे दी, कि जो भी वो टैक्स लेते थे उस टैक्स फ्री कर दिया कि आप बंगाल के रास्ते कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि 1717 में फर्रुखसियार के द्वारा जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दिया गया कि आप फ्री बिना टैक्स के अपनी जो है वो बिक्री व्यापार कर सकते हैं, एक ये रहा। और दूसरा फर्रुखसियार का ये रहा कि जो मैंने आपको बताया कि बंदा बहादुर नाम का जो व्यक्ति था, अपने सिखों का नेता था, 1716 में उस बंदा बहादुर की भी निर्मम तरीके से इन्होंने फर्रुखसियार ने हत्या करवा दी, और वो जो है मर जाता है। तो ये 2 घटनाएं इस फर्रुखसियार के काल की इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जामों में पूछी जाती हैं। मित्रों, फर्रुखसियार के मृत्यु के बाद में सैयद बंधुओं ने बिल्कुल अब वो निष्कंटक हो गए, और उन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो लगातार 1 साल के अंदर ही 3 शासक को बदल दिया। अब 3 शासकों में उसका नाम जो है मित्रों एक का नाम है रफ़ीउद्दर्जात और दूसरे का नाम है रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, इस तरह से अब ये रफ़ीउद्दर्जात को 4 महीने के लिए कुर्सी पर बैठाया, तो 4 महीने के लिए कुर्सी पर बैठा तो इसकी क्या हुई, इसको पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, मुगल सम्राट हमारे इतने बलवान हैं कि वो सम्राट बनते ही किसी को पेचिश पकड़ लेता है, और रफ़ीउद्दौला को उसको क्षय रोग हो गया, तो वो भी 3 महीने के बाद मर गया। तो इस तरह से 7 महीने के अंदर रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जो है मोहम्मद शाह, जो भी कम उम्र का था, उस मोहम्मद शाह को कुर्सी पर सैयद बंधु बैठा देते हैं। और मोहम्मद शाह मित्रों ये 1719 से लेकर के
आगे अगर देखा जाए तो 1748 तक ये शासक रहता है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। रंगीला बादशाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके काल में ये इतना ज़्यादा मस्त रहता था कि अपने, जिसे उस टाइम पर रानीवास वगैरह बोलते थे, एक एक महीना तक तो ये उन रानियों के बीच में पड़ा रहता था। ये कभी बाहर ही निकल के नहीं आता था कि जनता को हम जो है क्या देखें, क्या कैसा है कि जनता हमारी किस हालात में है, आर्थिक व्यवस्था ठीक है या नियम कानून दुरुस्त चल रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से जिन्होंने, इन लोगों ने जो है बड़ी अपनी स्वार्थपरता नीति के मुगल सम्राटों ने बाद के अपनाया। तो मित्रों, अब जरा मोहम्मद शाह की कहानी को हम लेकर के आगे चलते हैं। अब मोहम्मद शाह का ही वो काल है कि जहाँ पर जब इसके दरबार में, मित्रों यहीं पर एक कहानी फिर से बता देता हूँ कि मोहम्मद शाह के काल में ही ये जो सैयद बंधु थे, दोनों, इन सैयद बंधुओं को हत्या कर दी जाती है, इन्हें मार दिया जाता है। और इनको मारने में मेन रूप से जो 4 दल थे, ईरानी दल, तुरानी दल, अफ़गानी दल और हिंदुस्तानी दल, तो ये हिंदुस्तानी दल से सैयद बंधु थे। तो सभी दल अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, दूसरे को कमज़ोर साबित करने के लिए तुरानी दलों ने षड्यंत्र रचा करके और इन सैयद बंधुओं की हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या 1720 में हो जाती है। मित्रों, जब सैयद 1720 में हुसैन अली का वध कर दिया और अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया गया, उसी टाइम पर जैसे ही सैयद बंधु की मौत होती है, सभी जो इनके वो थे, जैसे प्रांतों के जो राजा थे, जो वजीर लोग थे, उन लोगों ने अपने अपने राज्य को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। अवध में देखा जाए तो अवध के राज्य, बंगाल, हैदराबाद, दक्कन, इन सभी राज्यों को, जितने भी राज्य थे छोटे छोटे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि अब वो जानते थे कि मोहम्मद शाह जैसा राजा, कि जिसको राज्य दरबार से कोई मतलब है नहीं, जो राज्य के बारे में चिंता करने वाले सैयद बंधु थे, उन्हें तो अब मार ही दिया गया। तुरानी दल ने उन्हें मार दिया, तो अब बचा कौन कि जो हम पर नियंत्रण रख पाएगा। तो अभी तक जो मुगल सम्राट के अधीन थे, जो राजा लोग या वजीर लोग, अब वो सब अपने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेते हैं। मित्रों, इस प्रकार से 1700 अगर देखा जाए तो इसी के काल में, यानी मोहम्मद शाह के ही काल में, रंगीला बादशाह जिसे कहते हैं, इसी के काल में, और 1737 में बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और 2 वर्ष के बाद 1739 में ही दिल्ली पर नादिर शाह आक्रमण कर देता है। इस तरह से इस मुगल सत्ता की पूरी जो औकात थी वो असलियत सामने आ जाती है और ये बिल्कुल धाराशाही लहूलुहान हो जाता है। लेकिन नादिर शाह, मैंने कल ही बताया था कि कुछ कारणों से वो वापसी चला जाता है। और अगर देखा जाए मित्रों, तो नए मुगल सम्राट जब 1948 में ये जो है, जब 1937 में बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया, तो स्थिति ये थी कि मोहम्मद शाह और इसकी पूरी सेना केवल 500 सैनिकों लेकर आया था मराठों की तरफ से, और ये पूरी मुगल सेना भागने को तैयार थी। तो अब आप समझ सकते हो कि जो है अनट्रेंड सैनिक, और उनमें कोई अनुशासन नहीं, कोई वो नहीं, बस जैसे लगता था कि ये भाड़े के सैनिक पकड़ करके आए हैं। तो इसी तरह से मित्रों, इस तरह कहानी रही कि मुगल साम्राज्य अपना बड़ा कमज़ोर हो गया। और अगर देखा जाए तो उसके बाद में जब 1748 में मोहम्मद शाह कुर्सी से उतरता है, उसके बाद में आते हैं, कौन आते हैं? अहमद शाह आते हैं। और अहमद शाह भी 1748 से 1754 तक रहते हैं। खैर कोई खास रोल इनका नहीं है यहाँ पर भी। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय भी 1754 से लेकर 1759 तक ये रहते हैं, आलमगीर द्वितीय महोदय। और फिर 1759 से लेकर के अगर देखा जाए तो 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय जो है ये राजा बनता है। मित्रों, यहाँ पर ये सब राजा जो हैं, इन्होंने कुछ और नहीं किया। इनके बारे में इतिहास में कुछ ऐसा है नहीं कि जो प्रसिद्ध हो, जिससे इनको इतिहास में याद किया जाए। ये सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। और 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को जीत लिया। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों की विजय जो है दिल्ली पर कब प्राप्त हुई। तो 1803 में, यानी शाह आलम द्वितीय के समय पर अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया। शाह आलम द्वितीय के बाद में जब अंग्रेज़ों का, ये 1806 में ख़त्म होता है, शाह आलम ये कुर्सी से उतरता है, उसके बाद अन्य राजा आते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जो आपने देखा इन 5-6 राजाओं की उत्तरवर्ती मुगल सम्राट की कहानियाँ, इसमें यही है कि जब 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली को जीत लेते हैं, उसके बाद में जो भी मुगल राजा होता है
3 राजा और आते हैं, अकबर द्वितीय वगैरह, बहादुर शाह जफर वगैरह। तो इन सबको केवल पेंशनर बना करके अंग्रेजों ने रखा, केवल नाम मात्र के ये थे कि सम्राट कहने के लिए, बाकी इनके पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। तो इस प्रकार से जो है 1858 तक अंग्रेज लोग इनके मुगल साम्राज्य के ढोंग को झेलते रहे, और उसके बाद आप सभी जानते हो कि रंगून निर्वासित कर दिया बहादुर शाह जफर को। तो मित्रों, इस प्रकार से मुगलों की जो आंतरिक व्यवस्था की गड़बड़ी की वजह से जो अंग्रेज कामयाब हो पाए, उसकी चर्चा मैंने की आज। और अब अगले पार्ट में हम अंग्रेजों, इनकी जो मुगल सत्ता की जो बाहर से आक्रमण हुए, जो इन्हें बाहर की समस्याएं झेलनी पड़ी, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।